हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय बब्या कश्यप में। आज के इस लेक्चर में भारत के भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे। पहले सिंधु नदी तंत्र को चित्र के माध्यम से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें। विद्यार्थियों, भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। पहला है हिमालय की नदियां, मतलब हिमालय नदी तंत्र, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय जो नदी तंत्र है उसमें मुख्य तीन नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा है गंगा नदी तंत्र। तो आप समझ गए कितनी है? तीन नदी तंत्र हैं हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा है गंगा नदी तंत्र। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियां हैं, वो जो नदी तंत्र होता है उत्तर भारत को छोड़कर ये उत्तर भारत का कुछ हिस्सा और दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा, इसमें बहने वाली नदियां हैं। तो कृष्णा नदी इसके अंतर्गत आती है, गोदावरी, कावेरी, महानदी, पेरियार और दक्षिण भारत की और भी नदियां प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अब एक एक करके हम इन नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम सिंधु नदी तंत्र को हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसे मैप के। ये जो सिंधु नदी तंत्र है, चलिए देख लेते हैं इसमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट है। बोखरचू के निकट है। एक हिमनस्य है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान या शेरमुख नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती हुई आगे दमचौक के पास, दमचौक आप देख रहे होंगे, दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख में बहती हुई, ये नदी लद्दाख में बहती हुई बाद में जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो ये कौन से स्थान पे पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे लिखा होगा चिल्लड़। चिल्लड़ नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो श्योक आपको देखने को मिल रहा है, और श्योक की एक सहायक नदी है नुब्रा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे गिलगित इसकी सहायक नदी है। शिगार भी इसकी सहायक नदी है। इसके बाद काबुल, काबुल इसकी सहायक है। कुर्रम और गुमल, ये सब पाकिस्तान में इसमें आकर मिलती हैं। कौन कौन सी? काबुल, कुर्रम और गुमल। इसके बाद इसमें हम देखेंगे इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां जो भारत से होती हुई इसमें टच करती हैं, वो हैं झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज। इन पांच नदियों को संयुक्त रूप से पंचनद कहा जाता है। ये पांच नदियां आगे चलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। कहां पर? मिथनकोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। अब सिंधु नदी आगे चलकर कहां जाएगी? ये जो मुख्य धारा है सिंधु नदी की, वो आगे चलकर अरब सागर में गिरेगी। अब एक एक करके नदियों के बारे में, जो पंच नदियां हैं, उन्हें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी की, और वहां पर पहले आप व्याख्यात्मक रूप से उसे देखिएगा, फिर मैप के माध्यम से भी हम आपको समझाते चलेंगे। सिंधु नदी के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए इसका उद्गम स्थल जो है, अभी मैंने आपको बताया है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनस्य है। कहां पर? बोखरचू के निकट एक हिमनस्य है। तिब्बत में
इसे सिंगी खंबान अथवा शेरमुख के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी के पास बोखरचू हिमनद से है और तिब्बत में से सिंगी खंबान और शेरमुख के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये थोड़ा सा जैसे ही ऊपर चलेगी उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती हुई बहती हुई दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। यह भी हमने आपको बताया था मैप में। दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है, प्रवाहित होती है और बाद में चिल्लड़ के निकट, कहाँ पर, चिल्लड़ के निकट ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब चलते हैं सिंधु की सहायक नदियों के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु की सहायक नदियां हैं जो बाएं और दाएं दोनों तरफ से सिंधु में आकर मिलती हैं। श्योक, गिलगित, शिगार, काबुल, जास्कर और पंचनद देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां कहलाती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। पंचनद के बारे में मैंने आपको बताया था मैप में कि पंचनद नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में मीथनकोट के पास सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। कहाँ पर, मीथनकोट के पास सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। इसके बाद सिंधु अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब हम देख लेते हैं इसका प्रवाहित क्षेत्र कौन सा है, सिंधु कहाँ बहती है। तो भारत में केवल लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र है जहां पर सिंधु नदी बहती है। अब जम्मू कश्मीर आएगा तो जम्मू कश्मीर नहीं लगाइएगा, केवल लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र है जहां पर यह नदी बहती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में यह केवल 1114 किलोमीटर में बहती है। इसके बाद आगे चलते हैं, झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम जो है वो शेषनाग झील से है। कहाँ से है, शेषनाग झील से है। और मोहाना मतलब ये आगे चलकर किस नदी में जाके मिलेगी, तो शेषनाग झील से निकलने के बाद ये जम्मू कश्मीर की बूलर झील से होती हुई पाकिस्तान के झांग के निकट, कहाँ पर, झांग के निकट चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये जो नदी है झेलम, वो चिनाब में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर, पाकिस्तान में झांग के निकट। और कहाँ से निकलती है झेलम, शेषनाग झील से। कैसे याद रखना है, अगर किसी को शेषनाग ने काट लिया तो वह झेल नहीं सकता, ऐसे याद रखना है आपको। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी एक घाटी का निर्माण करती है जिसे बांस मंगल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इस घाटी को, बांस मंगल के नाम से जाना जाता है। और झेलम नदी पर ही मंगला डैम बनाया गया है। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगला डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो झेलम नदी पर बनाया गया है। इसके बाद इसकी सहायक नदी है किशनगंगा। कौन सी है, किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। और झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्य परियोजनाएं ये तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। कौन कौन सी हैं, तुलबुल परियोजना है और उरी परियोजना है। अब फिर से चलते हैं मैप में और झेलम नदी के बारे में एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये आपकी झेलम नदी है और उसके ऊपर किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। ये झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और यहाँ पाकिस्तान के पास, कहाँ पर, पाकिस्तान में झांग नामक स्थान पर किस नदी में आके मिल जाती है, चिनाब नदी में आके मिल जाती है। और मैप में आप समझ गए हैं कि झेलम नदी कहाँ है और उसकी सहायक नदी कौन सी है। कहाँ से निकल रही है, शेषनाग झील से निकल रही है और आगे जाकर ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। अब चिनाब नदी के बारे में थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप से देख लीजिए। चिनाब नदी का जो उद्गम है वो बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के संगम से इसका उद्गम हुआ है। तो एक तरफ से चंद्र नदी आ रही है और एक तरफ से भागा नदी निकल रही है और दोनों नदियां जब मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं चंद्र भागा नदी
और उसी का नाम है चिनाब नदी। अब ये चंद्रभागा जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश में चिनाब को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। याद रखना है आपको, चंद्रभागा दो अलग अलग धाराएं थी, हिमाचल प्रदेश में दोनों धाराएं आके मिलती हैं, इसीलिए चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। मोहाना देख लेते हैं। अब ये चिनाब नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिलती है। कहाँ पे? पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिलती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पॉइंट आपको रट लेना है कि अगर सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछे तो ये है चिनाब नदी। भारत में इसकी कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। अब चिनाब नदी पर कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं? तो सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार 3 परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं जो चिनाब नदी पर चलाई जा रही हैं। इसके बाद नदी देख लेते हैं हम लोग, रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी है। इसका उद्गम देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से है। तो आपको याद रखना है रावी नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के पास से है। इसका मोहाना, मोहाना मतलब ये कहाँ जाकर मिल रही है? तो ये पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में जाकर मिलती है। रावी नदी पर अगला पॉइंट है इसमें, रावी नदी पर चमेरा तथा थीन बांध परियोजनाएं स्थित हैं। थीन को यहाँ पे रणजीत सागर भी कहा जाता है। तो रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो चमेरा परियोजनाएं हैं, चमेरा परियोजना, साथ ही साथ थीन बांध परियोजना। लास्ट पॉइंट इसका है, यह नदी पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं सतलज नदी को। सतलज नदी देख लेते हैं। इसका उद्गम जो है वो तिब्बत के राकसताल झील से है। तो इसका मतलब ये है जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है, इसका उद्गम भारत के बाहर है। फिर से चलते हैं मैप पे और देख लेते हैं मैप पे कि सतलज नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे है। तो सतलज नदी का जो उद्गम है, सतलज जो नदी है उसका उद्गम है राकसताल से। ये लिखा है, देखिए राकसताल लिखा है। इसके बाद सतलज नदी भारत में सिपकीला दर्रे के पास प्रवेश करती है और आगे जाकर बढ़ती है और वहाँ पर पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। कहाँ पर? पाकिस्तान में चिनाब नदी पे जाकर मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी और है जो ऊपर से आके इसमें मिल रही है, इसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड से आके निकलती है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ब्यास नदी और सतलज नदी ये यहाँ पे संगम हो रहा है और दोनों नदियों का संगम हरिके नामक स्थान पर होता है, जहाँ पे हरिके बैराज पंजाब में बनाया गया है। और इसी हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। चलिए अब देख लेते हैं ब्यास नदी के बारे में। इसमें एक चीज़ और बतानी है सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी के बारे में एक चीज़ और देख लीजिए, भाखड़ा नागल परियोजना। ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। सहायक इसकी कौन सी नदी है? ब्यास नदी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, ब्यास नदी पे देख लेते हैं। ब्यास नदी का जो उद्गम है वो ब्यास कुंड जो रोहतांग दर्रे के पास है वहाँ से ये नदी निकलती है। मोहाना कहाँ पे? तो पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से जाकर ये मिलती है। तो ब्यास और सतलज नदी के मिलन स्थान पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। ये मैंने आपको अभी बताया है मैप में, हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर है, सिंचाई उद्देश्य से ये नहर बनाई गई है, हरिके बैराज से वो निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की एक मात्र ऐसी नदी जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। सिंधु नदी तंत्र की ब्यास नदी एक मात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। ये भारत से ही निकलती है और भारत में ही सतलज में जाकर मिल जाती है। भारत में ही इसका उद्गम है और भारत में ही सतलज में जाकर ये मिलती है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अब हम चलते हैं आपने
सिंधु नदी तंत्र को विस्तार पूर्वक देख लिया है। अब एक एक करके इसके कौन से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं और किस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी हम एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसे दो भागों में बांटा गया है भारत के अपवाह्य तंत्र को, एक हिमालय नदी तंत्र और दूसरा बताया था हमने प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां थी और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां थी, ये हमने डिटेल में आपको बता दिया था। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन में ये दे रहा है, पहला है कावेरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है गोदावरी। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन सी नदी तंत्र जो है वो हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। ये यूपी SSSC पैट एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में कह रहा है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में कह रहा है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में कह रहा है तीसरा चौथा और ऑप्शन डी में कह रहा है दूसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी, एक नदी तंत्र और छूट गया है, सिंधु नदी तंत्र। ये तीनों नदी तंत्र जो हैं वो हिमालय नदी तंत्र के हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, डैश भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम है। तो कौन सी नदी जो है सबसे पश्चिम में बह रही है। ऑप्शन ए है सतलज नदी, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, यूपी PCL में 2021 में ये क्वेश्चन आया है। तो आपको ये इसका सही आंसर लगाना है। पश्चिम में जो सबसे नदी बह रही है, मतलब पश्चिम में इसका उद्गम होता है, तो पश्चिम में बह रही है, सबसे पश्चिम में मतलब पाकिस्तान की ओर सबसे दूर जा रही है, वो है आपकी सिंधु नदी तंत्र। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता। तो कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती। SSC CGL 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत से नहीं निकलती, भारत के बाहर से आती है, भारत में प्रवेश करती है, इसके बाद बाहर चली जाती है, ठीक है ना। तो आपको अभी हमने बताया है कि दो नदियां, आज की दो नदियां ऐसी हैं, एक है आपकी सिंधु नदी तंत्र, सिंधु, और दूसरी है सतलज। आज मैंने दो नदियां बताई हैं, सिंधु और सतलज। इसके बाद तीसरी नदी और देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र। तीन ऐसी नदियां हैं भारत की जो बाहर से निकलती हैं, मतलब तिब्बत से निकलती हैं और भारत में जाके प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है लूनी। तो अभी हमने आपको बताया तीन नदियां ऐसी हैं जो भारत में नहीं, भारत के बाहर इनका उद्गम है और भारत में आके प्रवेश करती हैं। सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो सिंधु नदी की उत्पत्ति कह रहा है कहाँ होती है। ऑप्शन ए है मानसरोवर, ऑप्शन बी है गंगोत्री, ऑप्शन सी है उत्तर कश्मीर, ऑप्शन डी है सियाचिन ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, इसकी उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील, ऑप्शन ए मानसरोवर। चलिए, कैलाश पर्वत शिखर के पास में मानसरोवर झील, वहाँ पे एक हिमनद अभी हमने आपको बताया, वहाँ से ये नदी निकलती है, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको हमने अभी सिंधु की सभी सहायक नदियां बताई थी, इनमें से कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है व्यास, ऑप्शन डी है सतलज। तो इसका आंसर लगा लीजिए, सोन नदी जो है वो सिंधु की सहायक नहीं है, ये गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है, ये अभी गंगा नदी तंत्र डिटेल में पढ़ेंगे। गंगा की सहायक है सोन नदी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश से गुजरने वाली नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदियां गुजरती हैं। ऑप्शन ए है केवल ब्यास और चिनाब, ऑप्शन बी है केवल ब्यास और रावी, ऑप्शन सी है केवल चिनाब, रावी और सतलज, ऑप्शन डी है ब्यास, चिनाब, रावी और सतलुज। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ब्यास, चिनाब, रावी और सतलुज।
देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं दिए होते हैं, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो बार बार देखें आप। देखिए ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो पूछा गया है यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किशनगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? आपको ये हमने अभी पढ़ाया है, इस वीडियो में है। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है रावी। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, ये झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूधगंगा, पंचगंगा, ये भी नदियां हैं जो कृष्णा की सहायक नदी हैं। तो एक जैसी मिलती जुलती नदियां मिल जाती हैं, जैसे रामगंगा गंगा नदी की सहायक है, किशनगंगा झेलम की है, दूधगंगा कृष्णा की है, पंचगंगा कृष्णा नदी की सहायक है। तो गंगा गंगा बहुत सारी मिल जाती, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे एग्जाम में। तो किशनगंगा आपको याद रखना है, झेलम की सहायक नदी है। ये एसएससी मल्टीटास्किंग 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किशनगंगा परियोजना भारत और डैश के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है। तो भारत और किस देश के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है ये किशनगंगा नदी, ये जो झेलम की सहायक है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है चीन। तो आप सभी जान रहे हैं सिंधु नदी तंत्र भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये विवाद का कारण बनेगा किशनगंगा नदी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन सी इसका सही है। एसएससी सीएचएसएल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शेषनाग भारत की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बिंदु है? तो शेषनाग जो है भारत की किस नदी का उद्गम बिंदु है? ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है चिनाब। यहाँ पे कोडिंग हमने बताई थी, अगर शेषनाग अगर किसी को डस लेते हैं तो कोई उन्हें झेल नहीं पाता है, तो आंसर क्या होगा? झेलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है चिनाब। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी है नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी है सिपकीला दर्रा और ऑप्शन डी है लिपुलेख दर्रा। तो आपको हमने बताया था सतलज नदी भारत के बाहर तिब्बत नदी के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। भारत में यह सिपकीला दर्रे के पास, देखिए तिब्बत में यह मानसरोवर झील के पास, और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, मान लीजिए ये भारत में यहाँ प्रवेश करती है, तो सिपकीला दर्रा, ये कौन सा दर्रा कहलाएगा? सिपकीला दर्रा कहलाएगा। सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद ये आगे बढ़ेगी और इसमें एक ब्यास नदी आकर मिलती है, और ब्यास नदी जो मिलेगी वो हरिके बैराज नामक स्थान पर मिलेगी, और वहीं से इंदिरा गांधी नहर, हमने बताई है भारत की सबसे लंबी नदी नहर है, वो वहां से निकलती है हरिके बैराज से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत मानसरोवर झील के पास है। ये नदियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र झेलम यमुना, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र गंगा सिंधु, ऑप्शन डी है झेलम सतलज सिंधु। तो बार बार अभी मैं चिल्ला रहा हूं, आपको बढ़ा रहा हूं कि जो 3 नदियां हैं भारत के बाहर से, मतलब तिब्बत से निकल रही है और तिब्बत में मानसरोवर झील है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, कल मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ये नदियां जो हैं वो तिब्बत के मानसरोवर झील से आकर निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियों का मतलब ये है कि जब हिमालय का उद्गम नहीं हुआ था, उत्थान नहीं हुआ था, तो ये नदियां उसके पहले से यहाँ पे बह रही थी। तो पूर्ववर्ती नदियां हैं 2 नदियां, ब्रह्मपुत्र और सिंधु,
एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि पूर्ववर्ती जो नदियां हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन ए है जो हिमालय के प्रारंभिक ढलान का अनुसरण करता है। ऑप्शन बी है जो हिमालय श्रेणी परास के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। यही तो मैंने अभी आपको बताया है, ऐसी नदियां जो हिमालय के पूर्व में विद्यमान रही हैं, बहती रही हैं, हिमालय के आने के बाद भी उन पर कोई प्रभाव नहीं डला है, वो इसे काटती हुई वैसे ही बह रही हैं जैसी पहले बह रही थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी में भी देख लीजिए, सी में क्या है, जिसने हिमालय की नति या शैल संसरों का अनुसरण किया है, ये गलत है। ऑप्शन डी जिसने हिमालय के शैल संसरों के नति लंबों का अनुसरण किया है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यूपी टेट में पूछा गया है, लेकिन यूपी टेट के जो पेपर सेकंड है उसमें ये क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो अभी हमने आपको बताया है कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय के उत्थान के पहले से वहां पे बह रही हैं और अभी भी वहीं पे अपना स्थान चेंज नहीं की हैं, वो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी सतलज। तो सतलज यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नदियां जो है वो पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है। यह बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। तो थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है, उसमें सिंचाई करने वाली भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। उसका उद्गम कह रहा है कहां से हो रहा है, तो उसका उद्गम जो हो रहा है सतलज और ब्यास के संगम से हो रहा है। वो स्थान आपको बताना है। ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है हथनी कुंड बैराज, ऑप्शन सी है हरिके बैराज, ऑप्शन डी है रंजीत सागर बांध। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन सी हरिके बैराज से इसका उद्गम हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर में जो देखा है वो सिंधु नदी के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद इसमें सिंधु की सहायक नदियां हमने बताई हैं और उसमें झेलम के बारे में हमने देखा है। इसके बाद इसका चुनाव का विस्तृत अध्ययन किया है, रावी का विस्तृत अध्ययन किया है, सतलज और व्यास के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़े हैं और साथ ही साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बने हुए हैं वो क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया है कि ये क्वेश्चन किन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।